एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम लोग ब्लड यानी कि रुधिर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल। तरल का मतलब होता है जो बह सके। ठीक है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इसको गिराइए सरफेस से क्या होगा? बहने लगता है ना। तो वैसे ब्लड भी होता है, ये बह सकता है। ठीक है, हवा हो गई, हवा भी क्या है? बह सकती है ना। तो जिसमें भी बहने की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है इसका फॉर्मेशन क्या कहलाता है? इसका फॉर्मेशन कहलाता है हीमोपोइसिस। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, पोइसिस टर्म आप जब भी बायोलॉजी में देखेंगे, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। हीम मतलब क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, इट का मतलब है ब्लड से है। ठीक है, इट मेक्स अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। यानी कि जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का लगभग 8% भाग क्या करता है? बनाता है। सपोज मान लीजिए आपका वेट कितना है? 65 किलोग्राम। मेरा ही वेट मान लीजिए 65 किलोग्राम मेरा वेट है। ठीक, अब 65 किलोग्राम मेरा वेट है, तो ये क्या है? टोटल 100% वेट है ना मेरा। 100% वेट है मेरा। तो इस 100% वेट का अगर हम 8% निकाल लें वेट, तो क्या हो जाएगा? वो कौन बनाएगा? वो हमारा ब्लड बनाता है। यानी कि हमारे बॉडी का वेट अगर 65 किलोग्राम है, तो क्या है? उसका 8% भाग कौन बनाएगा? हमारा ब्लड बनाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? 65 का अगर हम लोग 8% निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 65 का 8% हो जाएगा 5 से कट कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा। फिर काट दीजिए 2, 2 4 जा 8, 2 10 जा इतना आ जाएगा। 13 4 जा कितना होता है? 52 डिवाइड बाई 10 लगभग कितना आ जाएगा? 5.2। यानी कि 5.2 किलोग्राम हमारा वेट कितना है? ब्लड की वजह से है। यानी कि अगर हमारा वेट 65 किलोग्राम है, तो इसमें 5.2 किलोग्राम किसकी वजह से है? इस ब्लड की वजह से है। ठीक है, क्योंकि 8% जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो ब्लड बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आता है द अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट अबाउट 4.5 to 6 लीटर। यानी कि एडल्ट में क्या होता है? ब्लड का अमाउंट कितना होता है? 4.5 से 6 लीटर पाया जाता है अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद इन ह्यूमन द ब्लड वॉल्यूम पर किलोग्राम इज 78 ml। ठीक, अब मान लीजिए किसी ने बोला कि आपका वेट कितना है? 65 किलोग्राम। ठीक, 65 किलोग्राम अगर वेट है, तो इस वेट के अकॉर्डिंग ब्लड में कितना लीटर, सॉरी, वेट अगर आपका 65 किलोग्राम है तो बॉडी में कितने लीटर ब्लड होना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि बॉडी में कितने लीटर या कितने ml ब्लड होना चाहिए। अब आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम अगर आपका वेट है तो उसमें 78 ml क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोग्राम के लिए ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 78 ml होता है। तो अगर आपका क्या है? ह्यूमन वेट कितना है? 65 किलोग्राम। अगर आपका वेट 65 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम के लिए ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 78 होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से पता कर सकते हैं कि 65 किलोग्राम के लिए बॉडी में कितना ब्लड चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 किलोग्राम के लिए 78 चाहिए होता तो 65 के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5070 ml। अब देखिए इसकी यूनिट कैसे चेंज हो गई, तो आपको पता होगा ये क्या किलोग्राम में दिया, यहाँ ml में दिया। इसको किलो पर का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड किलोग्राम है तो क्या होगा? किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ml। तो ब्लड की हमारी यूनिट क्या आ गई? यानी कि अमाउंट जो होता है ब्लड का किस में करते हैं? ml में मेजर करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5070 ml। यानी कि अगर आपका वेट 65 किलोग्राम है तो आपकी बॉडी में कितना ब्लड चाहिए होगा? 5070 ml ब्लड चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5.07 लीटर। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड का कि कितने किलोग्राम में कितना लीटर ब्लड चाहिए होता है, इसको फाइंड करने का तरीका। सपोज मान लीजिए यूनिट में पूछ लिया जाए कि आपका वेट इतना है तो आपके बॉडी में कितनी यूनिट ब्लड चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 500 ml ब्लड। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड पता करना है तो अगर आपकी बॉडी में कितना, हम लोग को ब्लड पता चल चुका है, ml में पता चल गया, लीटर में भी पता चल गया है। ठीक है, अगर बॉडी में हमारे कितना है? 500 ml ब्लड है, तो उसका मतलब हमारी बॉडी में 1 यूनिट ब्लड है। लेकिन हमारे बॉडी में यहाँ ब्लड हमने कितना फाइंड किया है? 5.07 लीटर, यानी कि 5070 ml ब्लड फाइंड किया है। तो पता करना है कितने यूनिट ब्लड है मेरी बॉडी में, तो आपको पता चल गया होगा कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 500 ml होता है। तो जाहिर से इसको डिवाइड पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने? देखिए 500 ml इक्वल टू 1 यूनिट, तो 5070 ml बराबर क्या होगा? नहीं पता है, उसकी वैल्यू हमने x रख दी। अब दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 500 इंटू एक्स बराबर 5070 ml। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5070 डिवाइड बाई 500, और डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी?
10.14 यूनिट। यानी कि अगर हमारी बॉडी का वेट 65 किलोग्राम है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इतने इतना लीटर ब्लड पाया जाएगा, और अगर यूनिट पूछा जाए तो इतनी यूनिट ब्लड होगी। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कैसे करते हैं ब्लड फाइंड। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है जब बच्चा यूट्रस यानी कि माँ के गर्भाशय में होता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो उस दौरान बच्चों के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। ठीक है, लीवर और स्प्लीन जो होती है ब्लड का फॉर्मेशन करती है। बट इन एडल्ट, एडल्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर बर्थ, यहाँ पे आफ्टर बर्थ होना चाहिए। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होने लगता है। ठीक है, तो बोन मैरो का मतलब क्या होता है, बोन मैरो जो होता है वो एक कैविटी होती है जो कि ब्लड कहाँ पाई जाती है, बोन्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ध्यान, कैविटी मतलब क्या, तो खाली जगह होता है, वहाँ पर क्या होता है, बोन मैरो पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से हम बात करने वाले हैं। तो ब्लड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है, लेकिन जब हम लोग बर्थ यानी कि आफ्टर बर्थ कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्लड कंटेन्स 2 कंपोनेंट। अब जो ये ब्लड की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ब्लड जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है ब्लड सेल, दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल जो होते हैं वो 45% होता है इसमें, और 55% क्या होता है ब्लड प्लाज्मा, और दोनों मिला के कितना बना लेते हैं, 100%। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ब्लड। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये क्या है, कोई वेसल्स है, वेसल आर्टरी वेन कुछ भी हो सकती है, तो समझिए आर्टरी है। इसको जब कट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर देखिए प्लेटलेट्स, थोड़ा जूम कर देते हैं डायग्राम तो क्लियर दिखाई देगा। ये इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे क्या, ये प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये WBC है, और ये क्या है, ये सारे RBC हैं। RBC लगभग कितना होता है, 45% जो ब्लड सेल होती है उसमें 44% के आसपास क्या होता है, RBC पाया जाता है, और 1% में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और WBC पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 1% से कम होते लगभग। तो ये तो हो गया, और ये जो वेसल्स के बाहर बॉडी की कैविटी में क्या होता है, हमारा ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, इसको देखिए टेस्ट ट्यूब में ये रख करके दिखाएगा, डिनोट किया गया है, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, ये RBC, और थोड़ा सा पॉइंट में क्या WBC और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट थे। अब आगे बात कर लेते हैं, तो ब्लड किससे मिलकर बना होता है, ब्लड प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें सीरम की, तो सीरम क्या था, सीरम भी जो होता है ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सीरम में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और ये क्लॉट करने में कब हेल्प करते हैं, सपोज क्या है, आपका हाथ कोई पार्ट अगर कट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखिए ब्लड की जो ब्लड बह रहा होता है वो रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन जो सीरम होता है इसमें जो जो चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाएंगी वो सब कुछ सीरम के अंदर होता है एक्सेप्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी रिसर्च वगैरह के लिए ब्लड का यूज़ होता है तो उसमें सीरम का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। इसका यूज़ ब्लड का कल्चर किया जाता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी थेरेपी में भी इसका यूज़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ह्यूमन सीरम इज सर्कुलेटिंग कैरियर। सर्कुलेटिंग कैरियर का मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑफ एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस लिक्विड इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में लिक्विड ले जाने में और ब्लड से लिक्विड को बाहर ले जाने में भी क्या करता है, सीरम हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता। ठीक है, इसी वजह से। और जबकि वो पता होगा ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये एक्सोजीनस यानी कि बाहर की तरफ लिक्विड में फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा अब पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड प्लाज्मा जो कि क्या करता है, ब्लड का 55% भाग पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं ब्लड प्लाज्मा होता क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा फॉर्म इन लीवर, ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट कंटेन्स, अब ब्लड प्लाज्मा में होता क्या क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, वेस्ट को कलेक्ट करता है और बॉडी से बाहर पहुंचाने में हेल्प करेगा हमारे। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया होता है पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन इसमें पाए जाते हैं। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, अमाइनो एसिड पाया जाता है और लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 90 to 92% वाटर, इसमें क्या होता है 90 से 92% वाटर होता है, यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका 90 से क्या होता है, लगभग 92% भाग क्या होता है, उसमें वाटर भरा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे मेन पार्ट क्या होता है, वाटर होता है। और
सॉरी 6.8% क्या होता है सॉल्यूट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो कैसा काम करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो अगर बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला तो ग्लोबुलिन, और भी कौन से टाइप का ग्लोबुलिन पाया जाता है, IgA। तो इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी कोई बाहर से फैक्टर हम पे अटैक करे, जैसे वायरस या बैक्टीरिया आता है बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाने में क्या करेगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन हेल्प करेगा, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, यानी कि परासरण दाब का जो बैलेंस होता है वो क्या करता है, बना के रखता है। और तीसरा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जैसे सपोज कोई बॉडी का पार्ट कट जाता है तो वहाँ क्या होता है, ब्लड तुरंत बहने लगता है। उस ब्लड को रोकने के लिए क्या होता है, इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन पाया जाता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है अभी आगे हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, CO2 एंड O2 गैस प्रेजेंट, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में CO2 और O2 गैस भी पाई जाती है, ठीक है। आप इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा में लगभग क्या होता है, 70% जो CO2 होता है इसका ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि 70% CO2 को बॉडी से लंग्स तक कौन पहुंचाता है, यानी कि बॉडी से इसको 70% तक CO2 कौन लेता है, ब्लड प्लाज्मा लेता है, और लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड प्लाज्मा खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड का क्या बनाता है, 45% भाग बनाता है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स क्या होते हैं, दे आर फॉलोइंग 3 टाइप। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं। पहला RBC, जिसको रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं या सेल बोलते हैं। दूसरा WBC, यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स या सेल बोलेंगे। तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये लगभग 44 से ज़्यादा ही लगभग पाया जाता है। और 1% में क्या होते हैं, ये प्लेटलेट्स और WBC पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो गया, 45% हो गया। सबसे पहले देखेंगे RBC। तो RBC जो होता है इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट मतलब होता है सेल, यानी कि कैसी होती है, ये रेड सेल होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एरिथ्रोसाइट हो गया। तो एरिथ्रोसाइट जो होते हैं कितना होता है, 50 लाख पर mm³ mm³ का मतलब हो गया मिलीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 लाख पर MM³ का मतलब हो गया, यानी कि पर MM³ वैल्यू में क्या होते हैं, 50 लाख RBC पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, मेल में। और फीमेल में कितने होते हैं, 47.48 लाख पर MM³। MM³ का मतलब समझ में आपको आ गया होगा, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर की अगर हम बात करें, यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 54 लाख RBC पाए जाते हैं, ठीक है। और फीमेल में कितने होते हैं, 47 to 48 लाख क्या होंगे, 1 मिलीमीटर में क्या होंगे, RBC पाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और वाई कॉन्केव का मतलब हो गया, जो RBC का शेप होता कैसा होता, वाई कॉन्केव। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे होता है कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर, तो इसका कैसा होता, वाई कॉन्केव। वाई कॉन्केव का मतलब होता है अवतल। कॉन्केव का मतलब क्या होता है, अवतल होता है। बाई का मतलब द्वि, तो ये कैसा होता है, द्वि अवतल, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, RBC जो होते हैं, RBC एक सेल होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ना ही राइबोसोम पाए जाते हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर गोल्गी बॉडी, यानी कि अगर देखा जाए तो RBC के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। सिर्फ इसके अंदर क्या भरा होता है, तो RBC ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सिर्फ क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन भरा होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो RBC जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होगा जब बच्चा यूट्रस यानी गर्भाशय में होता है, तो उस टाइम जो बॉडी के अंदर RBC होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जैसे बच्चा बर्थ होता है क्या होता है, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, यानी कि डीजनरेट हो जाता है, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और RBC में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लामा होता है और कैमल होते हैं उनमें क्या होता है, उनके RBC में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। RBC कंटेन हीमोग्लोबिन। RBC में क्या पाया जाता है, अब देखिए क्या ये हमारे RBC है, RBC में क्या होता है, ढेर सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। क्या होता है, ढेर सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, यानी कि RBC के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इस सेल के अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का कलर लाल होता है। यानी कि RBC रेड क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, यानी कि एक वर्णक है। पिगमेंट का मेन काम होता है
कलर प्रोवाइड कराना। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि क्या करता है, आरबीसी को कलर प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक, तो और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इसमें यानी कि आयरन का मतलब होता है Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर भरा होता है ढेर सारा, यानी कि सारे के सारे क्या होते हैं, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या पाया जाता है, आयरन Fe पाया जाता है। ठीक है, वो भी किसके फॉर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा, फेरस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में। देखिए जो केमिस्ट्री के बच्चे होंगे उनको पता होगा फेरस वगैरह क्या होता है, और जो केमिस्ट्री के बच्चे नहीं हो बस रट लें कि फेरस होता क्या। अगर आप जानना चाहते हैं तो जब मैं केमिस्ट्री क्लास बताऊंगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, ये लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे मेन काम क्या होगा हमारे ब्लड का सबसे मेन काम होता है, ब्लड का मतलब हो गया आरबीसी। आरबीसी का सबसे मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है, वो पूरी बॉडी में कौन फ्लो कराता है, ब्लड फ्लो कराता है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाए, यानी कि आरबीसी की संख्या अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो अक्सर आप देखते होंगे जब भी बॉडी में आरबीसी की संख्या घटती है, यानी कि ब्लड अमाउंट हमारे बॉडी में घटता है, तो क्या होता है, हमारे अक्सर जल्दी से सांस फूलने लगती है और अक्सर हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, यही रीज़न होता है जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, लैटिट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है। इस वजह से क्या होता है, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनकी बॉडी में आरबीसी की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो जाहिर सी बात है आरबीसी की संख्या इसलिए ज़्यादा पाई जाती है ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी पाए जाएंगे तभी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे और तभी हम सांस ले पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है। इसी वजह से आरबीसी ज़्यादा पाएंगे, जितने ज़्यादा पाए जाएंगे उतने अधिक से अधिक वो O2 को क्या करेंगे, बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी पाए जाते हैं ताकि ब्लड को क्या कर सके, पूरे ब्लड में आरबीसी को यानी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन तक O2 को पहुँचाने का काम कर सकें। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। फिर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जो कि हम बात कर चुके हैं पीछे। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, हीम प्लस ग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन को अगर हम तोड़ के देखें, जो कि साइंस का सबसे मेन चीज़ है तोड़ के देखना, तो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम जो होता है पोरफायरिन साइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, जो कि पायरोल रिंग पाई जाती है इसमें यानी कि जो हीम होता है वो क्या होता है, एक पोरफायरिन साइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 4 पायरोल रिंग पाए जाते हैं इसमें। और जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन जो होता है क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आपको पता होगा जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं ना, क्योंकि जो अमीनो एसिड होता है वो क्या करता है, मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लोबिन जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, वो क्या होता है 2 अल्फा चेन अमीनो एसिड और 2 बीटा चेन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक अल्फा चेन अमीनो एसिड में 141 क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 अल्फा चेन में क्या होते हैं 141 पाए जाते हैं। तो 2 अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे, 282 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, और 2 बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे, एक बीटा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड। तो 2 में कितने होंगे, 292 अमीनो एसिड होंगे। यानी कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे अमीनो एसिड, 574 शायद के आसपास, हाँ 574 के आसपास अमीनो एसिड जो होते हैं ग्लोबिन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हो आपको। ठीक है, क्या होता है, फिर आगे देखते क्या है, इन सेंटर ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके सेंटर में कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। जो कि हमने पीछे पढ़ा था अभी कि जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन के जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है और चारों तरफ क्या पाई जाती है, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, यानी कि पायरोल रिंग पाई जाएगी। और जो Fe पाया जाता है वो फेरस के फॉर्म में। फेरस का मतलब होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। +3 तो फेरिक का होता है। देखिए ठीक है, क्या होगा, +2। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है, किसके फॉर्म में पाया जाता है, फेरस के फॉर्म में, यानी कि Fe+2 के फॉर्म में पाया जाता है। और फेरिक का फॉर्मूला कितना होता है, Fe के पावर +3, यानी कि जो आयरन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो फेरिक होता है, अगर 2 है तो फेरस होता है। ठीक है,
तो हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन होता है, फेरस के फॉर्म में पाया जाता है। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। यानी कि अगर एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ध्यान देखिएगा हीमोग्लोबिन को कैसे हम बताते हैं, इसको जरा दिखा देते हैं। ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड होंगे, कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल का मतलब होता है O2, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या, अगर O2 की बात करें तो यानी कि हम मॉलिक्यूल की बात करें, तो एक हीमोग्लोबिन जो होगा 4 O2 के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, यानी कि O2 के फॉर्म में, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन को बाइंड करा तो यानी कि उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाइंड कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ओ के फॉर्म में बाइंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैंने क्लास में बताया है। अगर आप देखना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा क्या होता है एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, तो 4, ठीक है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। लेकिन अगर एटम पूछ ले तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 8 एटम ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, अब मॉलिक्यूल बराबर क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 2 होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक हीमोग्लोबिन 4 O2 को बाइंड कर रहा है तो इसको एटम की संख्या कितनी हो जाएगा, 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल 4 बाइंड करता है और एटम कितने करता है, 4 करता है, ठीक है। तो चलिए ये होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी फॉर्म इन रेड बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। तो ये बात आती है कि अब देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। ब्लड हमारा कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती हैं। तो आरबीसी जाहिर सी बात है वो भी बोन मैरो के अंदर बनेगा। तो आरबीसी जो है वो रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, लेकिन डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये स्प्लीन में होता है, ठीक है। और स्प्लीन में आपने देखा होगा जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारा ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, स्प्लीन में। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यही स्प्लीन ब्लड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब बर्थ हो जाता है बच्चे का तो यही स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि अगर आरबीसी की संख्या, और एक चीज़ और होता है, इसी स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड स्टोर भी होता है। यानी कि अगर आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो यहीं पर स्टोर भी रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबुलिन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड। अब देखिए क्या होता है, अब आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है सिर्फ। आरबीसी के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होगा। जाहिर सी बात अगर इसके अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगी तो इसके अंदर की हीमोग्लोबिन तो डिस्ट्रॉय होंगी, और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर और कुछ होता नहीं। आरबीसी क्या एक सेल है और इस सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, टूट रही है, तो इसके अंदर क्या टूटेगा, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही तो टूटेगा। तो हीमोग्लोबिन किससे टूटेगा, जिससे ये मिलकर बना है 2 पार्ट से, यानी कि हीम में टूट जाएगा और ग्लोबिन में टूट जाएगा। हीम आपको पता है क्या होता है, ये पायरल रिंग होती है, और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। अब ये हीम में टूट गया और ग्लोबिन में टूट गया, फिर हीम और ग्लोबिन भी टूटेंगे। ग्लोबिन किस में टूट जाएगा, ये प्रोटीन होता है, तो जाहिर सी बात है ये अमीनो एसिड में टूटेगा, क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ग्लोबिन किस में टूट जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा, ठीक। और जो हीम होता है वो किस में टूटेगा, ये टूटेगा विलिवर्डेन में टूटेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाती हूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ, तो ये क्या होगा, हीम टूटेगा बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक। फिर बिलीवर्डिन क्या करेगा, बिलीरुबिन में टूटेगा। ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। फिर बिलीरुबिन कहाँ जाएगा, ये हिपैटिक सेल, जो हिपैटिक सेल होती है, हिपैटिक सेल का मतलब होता है लीवर। ध्यान रखिएगा, हम लोग ये लीवर को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हिपैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम हिपैटिक टर्म सुनेंगे समझ जाइएगा लीवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में जैसे हम लोगों ने हार्ट को कार्डियक कहा था, और किसको हम लोगों ने कहा था, हाँ, और क्या होता है, यकृत जो हमारा ये होता है, लीवर जो होता है उसको हिपैटिक कहते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं, किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लीवर को क्या बोलते हैं, हिपैटिक टर्म यूज़ किया जाता है। तो पहले बिलीवर्डिन क्या होगा, बिलीरुबिन में चेंज होगा, फिर बिलीरुबिन जो हो जाएगा वो हिपैटिक सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। हिपैटिक सेल होती क्या है, ये लीवर की सेल्स होती है, यानी कि लीवर के अंदर हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। हिपैटिक मतलब होता है लीवर, तो लीवर के अंदर जो सेल होंगे उनके क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल। तो हिपैटिक सेल क्या करते हैं, इस बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगी, बाइल से मिक्स कर लेंगे। बाइल जो सबको पता होगा क्या होता है, जो कि हमारे लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है बाइल का। तो बाइल जूस से क्या करेंगे, हिपैटिक सेल्स के अंदर जो बिलीरुबिन एब्जॉर्ब हो क्या होगा, वो उससे मिक्स हो जाएगा। अब बाइल से जब ये मिक्स हो जाएगा
तो जब हमारा खाना आता है, हमारा डाइजेशन करने, हम जो खाना खाते हैं तो क्या होता है, स्टमक के बाद खाना कहाँ पहुँचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। उसी के दौरान जब बाइल जूस आता है तो उस बाइल जूस में क्या होता है, बिलिरुबिन भी क्या होता है, उसी के साथ मिक्स होकर के हमारे खाने में आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ गया, बाइल जूस आ गया। इस बाइल जूस में क्या है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिलिरुबिन भी आ चुका है। अब बिलिरुबिन क्या करेगा, इस फूड के साथ मिल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें एक बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इससे मिक्स हो जाएंगे। फिर ठीक है, फिर मिक्स होने के बाद ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाएगा। अब ये यूरोबिलिनोजन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ब्लड ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद क्या होगा, ब्लड में चेंज हो जाएगा यूरोबिलिन पिगमेंट में। और यूरोबिलिन पिगमेंट क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, अब ये ब्लड में अब्सॉर्ब कर लिया गया और चेंज होगा यूरोबिलिन पिगमेंट जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है। अब ये क्या करेगा, ये पिगमेंट ये ब्लड लेकर कहाँ जाएगा, हमारे किडनी के पास जाएगा। और किडनी में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारे प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तो क्या होगा, बॉडी से जब वेस्टेज बाहर निकलते तो उसी के थ्रू क्या होता है, इस यूरोबिलिन पिगमेंट को बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हीम यहाँ पे टूटा था वो क्या हो गया, अब यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, तो ये जो बिलिरुबिन होता है, यानी कि सॉरी, जो यूरोबिलिन पिगमेंट होता है येलो कलर का होता है। इसी वजह से क्या होता है, यूरिन कलर क्या होता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, ये हीम जो ब्रेक हुआ था वो बॉडी से बाहर निकलता। फीसिस जो होते हैं, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसके साथ भी क्या होता है, हीम ब्रेक होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये तो क्या बॉडी से बाहर निकलना हीम का। सपोज अगर ये बॉडी से बाहर ना निकल पाए, यानी कि बिलिरुबिन अगर येलो पार्ट जो होता है हीम का टूटा हुआ पार्ट, अगर ये बॉडी से बाहर ना निकलने पाए, ये बॉडी में इसकी क्या है, अब ये लीवर सेल ने इसको कब क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। अगर लीवर सेल ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके बाहर ये जाने ही ना पाए, हमारे लीवर से बाहर ना जाने पाए, तो क्या हो जाए, ये बॉडी में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लीवर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, हमको जॉन्डिस यानी कि पीलिया की बीमारी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, पीलिया, कहते हैं ना लीवर में इन्फेक्शन होने से क्या होता है, पीलिया हो जाता है। तो बॉडी में यानी कि पीलिया, जब लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। क्योंकि बिलिरुबिन भी कैसा होता है, येलो होता है, इसलिए बॉडी पूरी कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हमने आरबीसी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मतलब होता है वाइट, और सॉरी कलरलेस, और साइट मतलब क्या होगा, सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, वाइट कलर का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ये हमारे सपोज क्या, ये हाथ है, अगर इसमें हल्का सा कट लग जाता है तो आपने देखा होगा पानी की तरह चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, वही होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कलरलेस होता है। इसका बॉडी में अमाउंट कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm3, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने होते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या, 6000 to 8000 इसकी संख्या होती है। ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये पॉलीमार्फिक होते हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इनका शेप बहुत से तरह का होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब कई सारे, और मार्फिक मतलब होता है मतलब शेप, तो ये कई सारे शेप में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स इट इज़ फॉलोइंग 2 टाइप, यानी ग्रेन्यूल के आधार पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। तो अगर बात आती है कि डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है, तो ग्रेन्यूल के बेस पे किया गया। ठीक है, तो जिन डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिनमें नहीं पाए जाएंगे उसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिलस, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा स्नोफिल्स। ठीक है, यानी कि इसका ट्रिक बना तो क्या हो जाएगा, NBE। ठीक है, NBE हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 तरह के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। ठीक है, तो पहला हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है इट इज़ 60 to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है 6000 to 8000, ये क्या है, अपनी टोटल संख्या का 100% है ना। अगर देखा जाए क्या है, 100% है डब्ल्यूबीसी का, तो इस 100% में लगभग कितना होता है, 60 to 70% जो डब्ल्यूबीसी होता है वो न्यूट्रोफिल्स टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि 100% में क्या है, लगभग
लगभग 60-70% क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स टाइप का WBC पाया जाता है। यानी कि अगर बात हम करें तो 30-40% जो होगा वो अदर WBC होंगे, बाकी जितने WBC वो सब क्या न्यूट्रोफिल्स टाइप के होते हैं। ठीक, यानी कि WBC में सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो अमाउंट के बेस पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं WBC में। ये फैगोसाइटिक इन नेचर है। तो फैगोसाइटिक का मतलब होता है डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव नेचर के। यानी कि अगर बॉडी में हमारे कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस कोई भी बाहर से हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, प्रवेश करता है, तो उससे लड़ने के लिए बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं वो कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया फैगोसाइटिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर होते हैं। फिर पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, पॉलीलोब्ड, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके क्या, जैसे ये क्या है हमारा WBC है, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, ऐसे होगा, यानी कई सारे लोब इसके बने होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक, फिर आता है दूसरा बेसोफिल्स। बेसोफिल क्या होता है, ये टोटल WBC का 0.5 से 1% खाली पाया जाता है। यानी कि WBC अगर टोटल कितना 100% है तो उसका सिर्फ 0.5% क्या होगा, उसमें बेसोफिल पाए जाएंगे। यानी कि सबसे कम WBC में किसकी मात्रा होती है, बेसोफिल की। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की होती है 60-70% और सबसे कम होती है बेसोफिल की 0.5-1%। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है दो तरह से, तो दोनों का आंसर हमने पता कर लिया। बेसोफिल क्या करता है, सीक्रेट हिपेरिन। हाँ देखिए, हिपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया नहीं पीछे। हिपेरिन जो होता है RBC यानी कि जो ब्लड हमारे अंदर होता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड क्या इसके अंदर बह रहा है, ये हमें क्या ब्लड वेसल्स है ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। आपको पता होगा ब्लड वेसल जो होती हैं इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर WBC है, RBC है और क्या है, प्लेटलेट, सब कुछ बह रहा है। लेकिन वो वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट यानी जमने क्यों नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन करता है, हिपेरिन करता है। और एक ऐसा होता है नेचुरल पदार्थ होता है, यानी कि हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो हिपेरिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, और इसका सिक्रेशन कौन करता है, बेसोफिल करता है। ठीक है, जो कि क्या WBC है। फिर आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक प्रोटीन है। फिर आता है सीरोटोनिन, ये इन्फ्लामेशन काज करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इचिंग वगैरह काज करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गया, 2 और 3 लोब न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसका ऐसा न्यूक्लियस होगा, 2 लोब होंगे या फिर इसके 3 लोब होंगे न्यूक्लियस में। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और तीसरा है स्नोफिल्स। तो जो स्नोफिल्स होता है टोटल WBC का 1-2% पाया जाता है। ये एलर्जी रिस्पॉन्स करता है, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है तो उस टाइम ये वर्क करता है। जैसे मान लीजिए अस्थमा की बीमारी किसी को हो गई है, अस्थमा हो गई या फिर फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी एलर्जी हो सकती है, जैसे छींक आना, खांसी बहुत ज़्यादा होती है ना प्रॉब्लम एलर्जी से, तो उस टाइम हमारा स्नोफिल्स वर्क करता है। ठीक है, इट इज़ इंक्रीजेस कॉज स्नोफिल्स डिजीज। अगर स्नोफिल डिजीज़ हो जाती है, यानी कि अगर स्नोफिल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, स्नोफीलिया हो जाता है। ठीक है, अगर स्नोफिल्स की संख्या बढ़ गई बॉडी के अंदर, यानी कि 1 से 2% से ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, स्नोफीलिया हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, अक्सर खांसी जुकाम क्या होता है, हमेशा हर सीजन में क्या खांसी जुकाम आते रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या दिया, बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड, यानी कि सिर्फ 2 लोब पाए जाएंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर। फिर आता है ए ग्रेन्यूल्स। तो ए ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, दे आर 2 टाइप, ये सिर्फ 2 तरह के होते हैं। पहला है मोनोसाइट, दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट। पहले बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या होता है, 6-8%, यानी कि टोटल WBC का कितना होता है, सिर्फ 6-8% मोनोसाइट पाया जाता है। सेमी ल्यूनर न्यूक्लियस, सेमी का मतलब होता है आधा, ल्यूनर मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस वो कैसा होगा, सेमी ल्यूनर, यानी कि आधे चाँद की तरह होता है इसका न्यूक्लियस। ये भी कैसा होता है, फैगोसाइटिस इन नेचर होता है, यानी कि ये भी कैसा करता है, ये भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये क्या होगा, लेटेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा यहाँ पर, सॉरी लार्जेस्ट यहाँ पे होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। अगर WBC की मतलब हम लोग साइज की बात करें, सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है, तो मोनोसाइट होता है। देखिए अगर संख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी पाई जाती है, तो वो तो न्यूट्रोफिल्स की पाई जाती है 60-70%। ठीक है, तो बॉडी में WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं और सबसे कम क्या होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। और सबसे मतलब साइज में सबसे बड़ी किसकी होता है, तो साइज में सबसे बड़ा WBC जो होता है वो मोनोसाइट का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा साइज इसका होता है, लगभग 12 से 20 माइक्रोन इसका साइज होता है। ठीक है, और जो दूसरा दिया है लिम्फोसाइट दिया है,
इट इज़ 20 to 25% ऑफ टोटल WBC, यानी कि टोटल WBC का क्या होता है 20 से 25% भाग जो होता है वो कौन बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है। ये सबसे छोटा WBC होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा WBC और सबसे छोटा WBC जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट के होते हैं, और जिसकी संख्या जब सबसे ज़्यादा होती है सबसे कम होती है वो ग्रेनुलोसाइट वाले होते हैं। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा संख्या होती है न्यूट्रोफिल्स की होती है। ठीक है, कितनी होती है 60 to 70% होती है। सबसे कम संख्या किसकी होती है, सबसे कम होती है बेसोफिल्स की, कितनी होती है 0.5 to 1% होती है। कौन सा WBC जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो वो है मोनोसाइट। सबसे बड़ा साइज होता है 10 से 20 माइक्रोन होता है, और सबसे छोटा साइज वाला WBC कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब देखिए लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके फंक्शन के बेस पर, क्योंकि क्या करता है ये भी क्या करता है 2 टाइप का सेल का फॉर्मेशन करता है। पहला होता है बी सेल जिसको हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो बी सेल या बी लिम्फोसाइट होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। वो भी किस टाइप की, बीट सेल लिम्फोसाइट बनाती है। कौन कौन से एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, IgG, IgB, IgM, IgT, यानी कि ये क्या करते हैं 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है टी सेल। टी सेल को क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। दे आर 3 टाइप। ये 3 तरह की सेल्स बनाती हैं, साइटोटॉक्सिक सेल बनाती हैं, सॉरी साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाती हैं, हेल्पर टी सेल बनाती है, और नेचुरल किलर टी सेल बनाती हैं। कि 3 तरह के सेल्स ये बनाती है। ठीक है, कौन, लिम्फोसाइटिक सेल बनाती हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, यानी कि प्लेटलेट्स जो होते वो सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है 2 to 5 लाख पर mm³, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब में क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है 2 से 5 लाख पाई जाती है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ ए स्पेशल टाइप सेल दैट इज मेगा कैरियोटिक सेल इन बोन मैरो फॉर्म प्लेटलेट्स, यानी कि बोन मैरो में क्या होता है जब मेगा कैरियोटिक सेल का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनती है, तो बनती है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स कैसी होती है, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि हमारा RBC होता है और प्लेटलेट्स जो होंगी ये दोनों कैसे होंगी, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, और WBC कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, फिर क्या दिया है 50% इज मेड अप ऑफ थ्रोम्बोस्थिनिन कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन, यानी कि प्लेटलेट का 50% भाग कौन बनाता है, थ्रोम्बोस्थिनिन प्रोटीन बनाता है, और 15% जो होता है वो लिपिड से मिलकर बना होता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो एंजाइम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो ये होता है वो हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है, इसका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अच्छे से पूरे डिटेल में कैसे होता है ब्लड क्लॉटिंग। फिर आते हैं बोन मैरो पे, जो कि हम बात कर रहे थे बोन मैरो से क्या होता है, बोन मैरो का मेन काम क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, यानी कि जो ब्लड सेल हमने पढ़ा अभी तक का WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स, वो कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है। चलिए देखते हैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू। देखिए बोन मैरो जो होती है क्या होती है, इस सॉफ्ट फैटी टिश्यू। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है जैसे हड्डियाँ पाई जाती है, ये क्या कोई हड्डी है। ठीक है, ये हमारे बॉडी की कोई हड्डी है। इस हड्डी में जो कैविटी होगी, खाली स्थान होगा, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड होता है, जिसको कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हड्डी के अंदर पाया जाता है। बोन मैरो का मतलब ही होता है हड्डी के अंदर पाए जाने वाली कैविटी में जो क्या होती है, कैविटी होती है, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। यानी कि बोन मैरो इज़ द सॉफ्ट फैटी टिश्यू इनसाइड ऑफ बोन कैविटी, यानी कि जो हड्डी के अंदर खाली स्थान होता है उसके अंदर क्या होता है, फैटी सॉफ्ट टिश्यू भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड इंक्लूड रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट फॉर्म इनसाइड ऑफ योर बोन मैरो, यानी कि जो हमारा बोन मैरो होता है उसी में क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि जो ब्लड, जो हमारे ये हड्डियाँ होती हैं, हड्डी के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, इस कैविटी में क्या होते हैं, सॉफ्ट फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, उसी फैटी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बोन मैरो ऑल्सो स्टोर फैट दैट टर्न्स इनटू एनर्जी एज नीडेड, और इस बोन मैरो के अंदर क्या होता है, एनर्जी भी स्टोर होता है, यानी कि ये सिर्फ ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ये फैट का स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, बोन मैरो इज स्पॉन्जी सॉफ्ट टिश्यू दैट रिजेंबल ए जेली और जैम, यानी कि जो बोन मैरो तो कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और एकदम जैसे जेली होती है, जैम जितना सॉफ्ट होता है सेम उसी तरह ये भी उतना ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट कम्स
इन टू कलर रेड एंड येलो, यानी कि जो बोन मैरो होता है वो कितने कलर का होता है, 2 कलर का होता है, रेड एंड येलो। बोन मैरो फिल्स द कैविटी ऑफ बोन्स एंड होल्ड सेल्स दैट क्रिएट रेड वाइट एंड प्लेटलेट्स विच मेक होल ब्लड। यानी कि क्या करता है, बोन मैरो जो होता है वो कैविटी, बोन्स की कैविटी में भरा होता है, जिसका मेन काम होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करना, जिससे मिलकर क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स बनी होती है। ठीक है, द कलर ऑफ रेड बोन मैरो इज रिजल्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। यानी कि जो रेड बोन मैरो का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, फिर दिया देयर आर 2 टाइप ऑफ बोन मैरो इन आवर बॉडी विच आर करेक्टराइज बाय देयर कलर। यानी कि हमारे जो बोन मैरो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, और इन 2 तरह को उनके कलर के अकॉर्डिंग क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। पहला होता है रेड बोन मैरो, दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या बनाता है, ब्लड सेल्स बनाता है। और इस ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, हीमेटोपोइसिस कहेंगे। अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, पोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। तो रेड बोन मैरो को करता है, ब्लड सेल्स बनाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो बोन मैरो को रेड पार्ट होता है वो क्या करता है, हेमेटोपोइसिस करता है, यानी कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो के अंदर क्या पाई जाती है, स्टेम सेल्स पाई जाती है। ठीक है, वो क्या करती हैं, क्रिएट रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। वो क्या करती है, रेड स्टेम सेल क्या करती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर आता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्या करता है, स्टोर फैट। येलो बोन मैरो में फैट का स्टोरेज होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स इन येलो बोन मैरो। देखिए रेड बोन मैरो में सिर्फ एक तरह की स्टेम सेल थी जो कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स बनाती थी। येलो बोन मैरो में 2 तरह की स्टेम सेल होती, कौन कौन सी होती है, एडिपोसाइट सेल एंड मेसेनकाइमल सेल होती है। ठीक है, दीज सेल्स प्रिजर्व फैट और एनर्जी प्रोडक्शन एंड डेवलप बोन कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, येलो बोन मैरो में क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और जो फैट होते हैं उनका स्टोरेज होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, डेवलप कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब ऐसी हड्डियाँ जो कैसी थी, चिपटी पाई जाती है। ठीक है, मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड फैट सेल्स फॉर बॉडी। ठीक है, और फैट सेल का फॉर्मेशन करते हैं ये। बोन मैरो कैन बी फाउंड इन ऑल बोन कैविटीज एट बर्थ। यानी कि जो बोन मैरो होता है जो कि हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तो उस टाइम क्या होते हैं, हमारे सभी बोन्स की कैविटी में पाए जाते हैं। यानी कि जितने बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, कितने होते हैं, 206 हड्डियाँ पाई जाती है ना, तो उन सभी हड्डियों में क्या होते हैं, बोन मैरो पाए जाएंगे। यानी कि बोन के अंदर जो कैविटी खाली स्थान होता है उसमें जो टिश्यू भरे होंगे, टिश्यू का मतलब क्या होगा, स्पॉन्जी टिश्यू भरे होंगे, उनमें सब में क्या होगा, बोन मैरो पाया जाएगा जब हम बर्थ हमारा होता है तब। बट इन अडल्ट, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, सभी हड्डियों में बोन मैरो नहीं पाया जाएगा, सिर्फ कुछ ही हड्डियों में क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। अब किन किन हड्डियों में पाया जाता है, पहला है चेस्ट बोन, दूसरा क्या है, रिब्स, तीसरा है स्पाइनल बोन, चौथा है कॉलर बोन, फिर शोल्डर ब्लेडर, उसके बाद क्या है, स्कल दिया है, पेल्विक बोन, पार्ट ऑफ द फीमर एंड ह्यूमरस बोन ऑफ द लेग्स। ठीक है, तो जब हम लोग स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे बोन्स वगैरह के बाद, तब इसके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। बस इतना जान लीजिए कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी बॉडी में जितने भी हड्डियाँ होती हैं उन सबकी हड्डियों की कैविटी में क्या होगा, बोन मैरो पाया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन जब हम जैसे तो बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ ही हड्डियों में क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। इसी वजह से देखिए जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो ऐसे केस में जो होता है, उनके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बच्चे जो पैदा होते हैं, उन्हीं के बोन मैरो को करता ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सारी हड्डियों में क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो क्या करता है, RBC का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन एडल्ट स्टेज में क्या होता है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट ईजिली नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ही हड्डियों में क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, ये देखिए बोन मैरो को हमने एक हड्डी, देखिए जहाँ पे बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है वो हमने हड्डी ले ली, ये कोई हड्डी है। ठीक, अब इस हड्डी को अगर देखा जाए तो ऊपर तो आपको वाइट दिखाई देती है, इस हड्डी के अंदर क्या होता है, खाली स्थान होता है। ठीक है, उसी कैविटी में क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। ये आपको येलो दिख रहा होगा, ये हमारा है येलो बोन मैरो। ठीक है, हमें जो मेन पार्ट है वही जानना है, बाकी तो हम लोग जब स्केलेटन पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है रेड बोन मैरो। ये देखिए रेड बोन मैरो, ये क्या करता है, यही हमारे ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगा। यानी यही क्या करता है, रेड बोन मैरो क्या करता है, RBC का फॉर्मेशन करेगा, WBC का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो येलो बोन मैरो दिख रहा है क्या करेगा, फैट का स्टोरेज करेगा, फैट का फॉर्मेशन करेगा। और ये सब क्या करते हैं, आगे जाकर के कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेंगे और फैट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फैटी सेल का। तो ठीक है, ठीक है,
तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, थैंक यू क्लास।